तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट किया जाए। रेडी? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन टेस्ट आपका है आज का, ठीक है, बेहतरीन टेस्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? चलिए जवाब देना है और पहला ही क्वेश्चन आपका बेहतरीन है। बताइएगा कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो चलिए यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका ए नंबर दे रहे हैं और आपका जवाब बिल्कुल सही है, वॉरेन हेस्टिंग। याद रखिएगा कि आपके वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? यहाँ पर 2 का जवाब दीजिएगा। और हमने आपको बताया भी था बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। अगर व्यक्ति में इच्छाएं ना हो तो कष्ट नाम की चीज हो नहीं सकती है। ये आपके बौद्ध धर्म में कहा गया है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। क्योंकि बौद्ध ने 4 आमर्ष सत्य दिए थे, है ना। बौद्ध के 4 सत्य थे क्या? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी, है ना, इनको दिया था। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ऐसी कौन सी प्रथा थी कि जिसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, है ना, और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? यहाँ पर 3 नंबर में ऑप्शन भी हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा थी? ये रैयतवाड़ी प्रथा है, जिसके अंदर किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। याद रखिएगा इस समय आपके जो जवाब बनेगा कौन सा बनेगा, कौन से? तो आपके यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन डी। देखिएगा यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, जो जयप्रकाश नारायण थे, है ना, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुए थे? आपके कैसे क्या बोलते हैं, फरार हो गए थे। तो जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का संगठन इनके द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ये कहाँ थे? तो आपके हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे। कौन से? हजारीबाग सेंट्रल से भागे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो ये बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये क्वेश्चन पूछा जाना है, 100% लिखित बात है कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया, कहां पर किया? तो चलिए 5 का ऑप्शन यहां पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, आपके डांडी से। बिल्कुल जवाब सही है, बिल्कुल सही है, डांडी से शुरू किया था। काफी लोग जवाब यहां पर दे रहे हैं, यहां पर आपका सी। लेकिन याद रखिए यहां पर पूछने का तरीका बदल दिया है, आप सोच बदलिए, आपको जवाब मिलेगा। कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहां से किया? देखो डांडी यात्रा की प्रारंभ किया था साबरमती से। क्या? डांडी यात्रा की जो प्रारंभ किया था वो साबरमती से, लेकिन जब डांडी पहुंच गए थे और वहां पर नमक कानून तोड़ दिया था और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। इसलिए इसका जवाब क्या बताओगे? यहां पर डांडी से बताओगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, डांडी से शुरुआत हुई थी। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? यहां पर बताइएगा कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? यहां पर जवाब आ रहा है ऑप्शन 6 नंबर में बी नंबर, ये लॉर्ड कर्जन है। भाई कौन है? तो लॉर्ड कर्जन, जिनका शासनकाल यहां पर आपका कितना है? तो आपके 1899 से लेके आपके 1905 तक ये आपके रहे थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया? यहां पर 7 का जवाब देना है। जो लोग जुड़ चुके हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार देख लीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक करते चलिए, थोड़ा सा मोटिवेट बनाए रखिए, एक ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे पढ़ाने में, ठीक है ना। चलिए बताइए, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था किसने? चलिए 7 का ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। याद रखिए लंदन में होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना किया था। और यहां से एक समाचार पत्र भी निकला था, द इंडियन सोशलिस्ट, ठीक है, इसका प्रकाशन भी आपका प्रारंभ किया गया था। ये लंदन की बात किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? यहां पर देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है शिल्पाधिकारम का लेखक जो था वो कौन था? ये थे आपके एंग्लो आर्डिगल। कौन? यहां पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर, एंग्लो आर्डिगल इनका पूरा नाम है, आर्डिगल, एंग्लो आर्डिगल हैं इस के लेखक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? या एमपी क्वेश्चन है आपका, हमेशा से पूछा जा रहा है ना। यहां पर बताइएगा कि मूर देश का, जिसे बोल देते हैं मोरक्को, है ना, मोरक्को बोल देते हैं ना, मूर देश या मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो यहाँ पर 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल कह सकते हैं कि आया था, मतलब है ना। और कह सकते हैं एक पॉइंट आपसे बनता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था, तो याद रखिए दिल्ली का काजी, कहाँ का, दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था आपके इब्न बतूता को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मुमताज महल का असली नाम बताइए। चलिए बताइए भाई, मुमताज महल का असली नाम क्या था, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है 10 नंबर में, ऑप्शन ए नंबर ये था इनका अर्जुमंद बानो बेगम। क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम, ये मुमताज महल का असली नाम था, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है, तो यहाँ पे देखिए असम दिया है, त्रिपुरा दिया है, झारखंड दिया है और आपका मेघालय दिया गया है। तो देखो यहाँ पर जो झारखंड है देखो कितनी दूर है ना, पश्चिम बंगाल के बाद आपको लगा होता है, तो ऑप्शन सी नंबर, मतलब जो झारखंड है ये आपकी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, कुल मिला के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसमें सर्वाधिक सीमा आपकी पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है, तो देखिए यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है। तो चलिए भाई, नाम कहीं का काम कहीं और का, है ना। तो यहाँ पर 12 का जवाब बनेगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए, आपके बटालेगला। कौन सा हो जाएगा, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के बटालेगला पर्वत का नाम बदलकर इन्होंने बाइबल रॉक रख दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय अंतराल कितना होता है, ये बताइए। 2 देशांतर आपके हैं और 2 देशांतर की रेखाओं के बीच दो या कह सकते हैं 2 देशांतर के बीच जो आपका समय अंतराल होता है वो कितना होता है। तो चलिए यहाँ पर याद रखिए 4 मिनट का होता है ना। आपको पता है कि आपके एक अंश में जो पृथ्वी घूमती है वो 4 मिनट, मतलब कह सकते हैं एक अंश घूमने में 4 मिनट लगा देती है। तो वही आपका जवाब हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, रबी फसल नहीं है आपसे पूछा गया है। तो देखो रबी की फसल होती है जो आपकी सर्दियों में बोई जाती है। कब, सर्दियों में बोई जाती है, सर्दी में। अब यहाँ पर जौ दिया है, गेहूं दिया है, मूंगफली दिया है और सरसों दिया है। तो यहाँ पर 14 का जवाब क्या बनेगा, तो जो लोग यहाँ पर मूंगफली की खेती करते हैं वो लोग जानते हैं कि आपकी ये मानसूनी फसल है, अर्थात जुलाई वगैरह में जब मिर्चा लगाए जाते हैं तब मूंगफली बोई जाती है। इस कारण से ऑप्शन सी नंबर ये रबी नहीं है, ये आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आ जाएगी। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हैं। चलिए पश्चिम बंगाल की जो सीमा है कितने देशों के साथ, यहाँ पर राज्य नहीं दिया है साथियों, यहाँ पर देश दिया है। और देश के हिसाब से बताइए कि कौन कौन देश इसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका बांग्लादेश हो गया, है ना। और यही सीमा आपकी नेपाल के साथ लगती है जाके, क्योंकि पश्चिम बंगाल बिल्कुल पतला पतला जाके नेपाल से भी आपका जुड़ा हुआ है और भूटान के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, 3 देशों के साथ इसकी सीमा बनती है। याद रखिए, आपसे पूछा भी जाएगा ऐसा कौन सा देश है जो 3 देशों में, तो 3 देशों के साथ तो आपका पश्चिम बंगाल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। बताइएगा 1 रुपए के नोट या छोटे सिक्के जो होते हैं ये जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। चलिए यहाँ पर आपका 16 नंबर में 16 का ऑप्शन आ रहा है। देखो रिजर्व बैंक तो होगा नहीं, रिजर्व बैंक नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पर आपका भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है ये भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, इसे नोट करिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि आपके 1960 को, अगर याद हो कि 1960 में आपका जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, जो कि कहाँ पर, पंतनगर कहां पर है, आपके उत्तराखंड में। तो याद रखिए ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा, पंतनगर, जो कि उत्तराखंड में यहां पर स्थापित किया गया था, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कृषि की किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये बताइए जो कृषि क्षेत्र है, कृषि ये किस क्षेत्र में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में या तृतीय क्षेत्र में। तो देखो सबसे प्राथमिक आपका यही होता है, अर्थात कह सकते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अच्छा प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में जैसे खनन हो गया, है ना, फिर आपका मत्स्य हो गया और आपके यहाँ पर वानिकी हो गया, ये इसी के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है ना, याद रखिए खनन, मत्स्य और वानिकी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर देखो दिया गया विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, 19 को ऑप्शन देना है। ये थे जीवी रामकृष्ण। कौन थे भाई, यहाँ पर जीवी रामकृष्ण थे, जो कि आपके 23 अगस्त, ठीक है
यहाँ पर 23 अगस्त 1996 1996 तो कह सकते हैं इनकी अध्यक्षता हुई थी, अर्थात प्रथम विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। कब? तो 1996 में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अब इसका नाम भी बदल दिया गया है, विनिवेश आयोग का नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम रख दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेसमेंट, मतलब DIPAM कर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाख रुपए तक मुद्रा ऋण प्रदान करता है। ये बताइए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने लाख रुपए तक मुद्रा ऋण प्रदान करता है। 20 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा 10 लाख, याद रखिए 10 लाख रुपए तक ये ऋण आपका प्रदान करता है ना। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, जिसे हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इस नंबर में आप लोग यहाँ पर जवाब दे सकते हैं या नहीं, या इसके पहले आपने ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब सही देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर। तो देखिए बिल्कुल जवाब सही है, आपने ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन प्रारूप समिति तो आपने जरूर पढ़ा है ना। तो प्रारूप समिति को ही हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, और इसके अध्यक्ष थे वी आर अम्बेडकर, जो कि कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 7 थी, है ना। कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसमें से भीमराव अम्बेडकर को छोड़कर कितने, तो आपकी 6, है ना। तो कुल मिला के आपके 7 इसमें से थे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये बताइएगा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य। देखो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तब, और आपका लागू भी कर दिया गया था, तब आपके मूल कर्तव्य आपके नहीं थे, है ना, मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़े गए थे, और ये जो जोड़ा गया किस कह सकते हैं किसकी अनुशंसा पर। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 22, ऑप्शन आ रहा है बी, आपके स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर, है ना। स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट पर यह मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था तब आपके 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं, 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं, जो कि शिक्षा के अधिकार को भी एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत मूल कर्तव्य में जोड़ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है। चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा 23 नंबर में। 23 नंबर में बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही है, आपके उपराष्ट्रपति। याद रखिए पदेन सभापति बोला जाता है, याद रखिए इन्हें पदेन सभापति बोला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। और इनको जो पैसे मिलते हैं वो पदेन सभापति अर्थात राज्यसभा के अध्यक्ष के पद के ही रुपए इनको मिलते हैं, आपके उपराष्ट्रपति के कोई पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। ये अध्यक्ष के पद के पैसे मिलते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है। बताइए कहां पर विधानसभा नहीं है 24 नंबर में। चलिए विधानसभा की बात करते हैं। देखो आपके पुडुचेरी में भी है और दिल्ली में भी है, गोवा में भी है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि कहाँ पर आपकी दिल्ली और पुडुचेरी की सीटें आपकी थी ही, है ना। और गोवा तो आपका राज्य यहाँ पर होगा ही होगा, लेकिन लक्षद्वीप में विधानसभा की सीटें नहीं है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधित करने का अधिकार प्राप्त किया गया है। तो चलिए बताइए कौन सा आर्टिकल है जिसके माध्यम से यहाँ पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार प्राप्त है ना, उस संसद को है, कौन सी आर्टिकल में है आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 368, है ना। आर्टिकल 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका से संशोधन प्रणाली ली गई है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 26 का जवाब देना है 26 नंबर में। 26 का सही जवाब क्या बनेगा, तो प्रकाशीय फाइबर के सिद्धांत पर तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अब के इसके पिछले साल आपने एक सुना होगा जो आपका करंट अफेयर, कि आपकी जो BSNL है वो आपकी 4G आपके अंडमान निकोबार में भी आपको पहुंचाया है, वो भी केबल कनेक्शन में, है ना। तो केबल जो बिछाई जाती है उसके अंदर जो तार होता है उसे हम बोलते हैं प्रकाशीय फाइबर, है ना, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य भी करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। चलिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। चलिए इन प्रश्नों को आप लोग चुटपुटिया मत समझिएगा, ठीक है। इन प्रश्नों को आप चुटपुटिया मत समझिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखो 27 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए 27 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का। किससे बना होता है, तो आपके टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे, अच्छा टंगस्टन मतलब कह सकते हैं बस वही है कि वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाता है, जिससे क्रिया करके ये कमजोर नहीं बनता है ना। अगला क्वेश्चन दिया है सिरका अर्थात जिसे बोलते हैं विनेगर का रासायनिक नाम बताइएगा। तो एक नया नाम भी पढ़िए, विनेगर किसे कहते हैं, विनेगर। विनेगर हम लोग सिरका को कहते हैं। किसे, सिरका का। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड।
क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर 28 का जवाब क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम बात करें सूत्र की, तो देखो यहाँ पर आपका अम्ल है, अम्ल में क्या होता है, COOH तो आपका होता ही है ना, साथ में क्या होगा CH3, तो याद रखिए CH3COOH ये होता है इसका सूत्र, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इसका काम किस में आता है, तो अचार बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, इन सभी में किया जाता है, और औषधि रंग उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, बेरी बेरी की कमी के कारण होता है, बेरी 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 विटामिन B1, है ना, किसके, तो ऑप्शन ए नंबर विटामिन सॉरी कहां पर है, विटामिन B1 यहां पर है, ऑप्शन सी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो आपका बेरी बेरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, सामान्यतः निषेचन होता है, सामान्यतः निषेचन होता है कहां पर होता है, डिंबा वाहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में, या आपके आच्छादन या योनि में। चलिए 30 का जवाब देना है, और इस प्रश्न का जवाब इनमें से सही क्या हो जाएगा। सामान्य विज्ञान में आपकी इसके पहले हमने जो मॉडल पेपर सॉल्व कराया था, जो सामान्य विज्ञान की क्लास चल रही है, तो सामान्य विज्ञान में यही आपका क्वेश्चन भी दिया गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो अगर आप लोग सामान्य विज्ञान की क्लासें नहीं देख रहे हैं, तो सामान्य विज्ञान की पूरी क्लासें आप देखिए, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिए डिंबा वाहिनी नली, डिंबा वाहिनी नली मतलब जहां पर इसे बोलते हैं कि आपके अंडाणु क्या होते हैं, अंडाणु। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, निषेचन क्रिया डिंबा वाहिनी नली में ही संपन्न होती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा गया है 36 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर देखो आपका दिया है, राजीव दिया गया है, कुवलय दिया गया है, जलद दिया है, और आपका अंबुज दिया गया है। तो यहाँ पर देखो दा शब्द दिया है, दा, और जब दा आपका आता है तो हमेशा क्या होता है, बादल का हो जाता है ना, बादल का। कुल मिला के यहाँ पर जलद जो आपका है, ये इसका आपका पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं तल्लीन शब्द का संविच्छेद बताना है, तल्लीन का संविच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखो तत् धन लीन आपने हमेशा पढ़ा है, तत् धन लीन, और यहाँ पर कौन सा बनेगा, तो तत् में आधा ता आपका होगा कौन सा, ऑप्शन डी, तत् धन लीन आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, ये व्यंजन संधि है क्योंकि व्यंजन में परिवर्तन हुआ भी है। अगला दिया गया है, रामचरितमानस की भाषा किस भाषा में है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में आपकी हुई है, खड़ी बोली में है, ब्रजभाषा में, अवधी में, या मैथिली में, क्या जवाब बनेगा। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर आपकी अवधि में। याद कैसे रखना है, काफी लोग जवाब यहाँ पर डी दे रहे हैं। देखो राम थे आपके अयोध्या से, अयोध्या से आपको याद रहेगा अवध आपका याद रहेगा, है ना, राम अवध याद रहेगा। अब आगे बढ़ दिए, क्वेश्चन दिया गया है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है। कपटी मित्र मतलब क्या होता है, याद रखिए आस्तीन का सांप होता है ना, आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर, आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र होता है। और अगला दिया गया है, कह रहे मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द बताइए, मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे नोट करिएगा कि एक क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा भी दिया है, हिंदी की जो हमने क्लास लिया है हिंदी की, वो हमने पढ़ा दिया है। मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसे चषक बोलते हैं, और चषक जो आपका सही लिखा जाएगा वो कौन सा सही लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन, डी नंबर, ये वाला चषक होगा। मतलब यहाँ पर जो सा है ये वाला सा का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए कह रहा है किस पैरा एथलीट को टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। करंट अफेयर का बेहतरीन क्वेश्चन है, और यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन दिया गया है, किस पैरा एथलीट को टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। तो चलिए भाई 51 का जवाब देखते हैं, किस प्रश्न का जवाब यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखो सबसे पहली बात दिया गया है पैरा ओलंपिक, है ना, मतलब जो अपंग लोग होते हैं, पैर से कहीं ना कहीं से अपंग लोग होते हैं, ऐसे लोग भी आपके कह सकते हैं इसमें भाग लेते हैं पैरा एथलीट में, है ना। और आपके थंगावेलु को, किसे, तो आपके थंगावेलु मरियप्पन थंगावेलु को यहाँ पर चुना गया है भारतीय दल का ध्वजवाहक। याद करिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है, ठीक है। और कह सकते हैं टोक्यो जो में पैरा ओलंपिक होंगे वो आपकी 24 अगस्त से शुरुआत होंगे, ठीक है, 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आपके आयोजित रहेंगे आपके पैरा ओलंपिक, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है। ये विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट है ना, लगाया कहां पर गया है, तो आपको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, आपके असम में। कहां पर लगाया गया है, तो आपके असम में। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका जवाब क्या बनेगा, असम या तमिलनाडु, कौन बनेगा भाई, असम बनेगा या तमिलनाडु बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं जल्दी से, तो आपके यहाँ पर गुवाहाटी, असम, देखो असम में ही होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बुक में जो आपका दिया वो आपका गलत दिया गया है ना, यहाँ पर आप लोग बी नंबर कर लीजिएगा, मतलब कह सकते हैं कि असम कर लीजिएगा, ठीक है, असम कर लीजिएगा, क्योंकि असम के गुवाहाटी में, है ना, गुवाहाटी असम में पड़ता है, तो गुवाहाटी में आपका है विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट आपका लगाया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका है, कहाँ पर, तो आपके
आपके केरल में जो आपका है वो रबर प्लांट है, लेकिन कैसा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में वो कार्य कर रहा है, जो कि काफी लंबे वर्षों से शोध किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो कि अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखो दिया गया है कि जून 2021 में किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई है। 53 का ऑप्शन क्या बनेगा, 53 का ऑप्शन बनेगा आपका डी, आपके बिहार में। कहां पर शुरू की गई है, बिहार में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई है। मतलब इस योजना के तहत नया उद्योग लगाने हेतु 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जो लोग भी नया उद्योग लगाते हैं तो उसे 10 लाख रुपए यहां पर दिए जाएंगे, अर्थात उसे प्रदान किए जाएंगे। ठीक है ना, और कह सकते हैं इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में, और शेष 5 लाख जो होंगे वो ऋण अर्थात कर्ज के रूप में होंगे। मतलब 5 लाख फ्री टैक्स होगा और 5 लाख में टैक्स लगेगा, वो भी 1% पर आपको लगेगा, 1% पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, जून 2021 में कौन सा गांव कोविड-19 के विरुद्ध 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण कराने वाला देश का पहला गांव बन गया है। और ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपका 54 नंबर में जवाब देना है, और 54 नंबर का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बी, ये है आपका वेयान। कौन है, ये गांव का नाम है आपका वेयान गांव नाम है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में एक बांदीपोरा जिला है, और बांदीपोरा जिला में ही पड़ता है गाँव, वेयान गाँव है, जो कि यहाँ पर जो वयस्क लोग हैं, वयस्क में 100% टीकाकरण आपका हो चुका है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, मई 2021 में संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता पीजीए चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है। तो देखिएगा यहाँ पर दिया है पीजीए चैंपियंस 2021 का खिताब, वो भी कैसी है, गोल्फ प्रतियोगिता है, और इसमें से 55 का ऑप्शन बनेगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर ये नंबर, ये आपके फिल मिकेल्सन। कौन है, फिल मिकेल्सन है। इन्होंने 50 साल की उम्र में, कितने, 50 साल की उम्र में यहाँ पर कह सकते हैं ये चैंपियंस जीतकर इतिहास रच दिया है। और इस जीत के साथ ही मिकेल्सन टूर के इतिहास में एक बड़ा खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं। मतलब सबसे उम्र दराज खिलाड़ी का जो रिकॉर्ड है इन्हीं के नाम हो गया है। 50 साल की उम्र में ये कह सकते हैं खिताब इन्होंने जीता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मई 2021 में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। हमने आपको पुरस्कार दिया, बताया भी था और बताया था कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, आपके व्हिटले पुरस्कार से जाना जाता है। और याद रखिए व्हिटले पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो किस भारतीय को प्रदान करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, ये है आपके नुक्कू फोम। कौन है आपके, ये आपके नुक्कू फोम है। ये क्या है, तो नागालैंड के, कहाँ के, नागालैंड के पर्यावरणविद आपके हैं, है ना, पर्यावरण से संबंधित आपके हैं कह सकते हैं। तो ये आपके नागालैंड के हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। और याद रखिए ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है व्हिटले पुरस्कार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अक्टूबर 2021 में दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा। ये दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन है और आयोजित किया जाएगा कहां पर, तो आपका 57 का ऑप्शन यहां पर जवाब हो जाएगा डी नंबर, आपके बीजिंग में। कहां पर, तो बीजिंग कहां पड़ता है, तो आपके चीन में पड़ता है, चीन में आयोजित किया जाएगा। और यह सम्मेलन विश्व भर में स्थायी परिवहन व्यवस्था प्राप्त करने की दिशा में अवसर प्रदान किए गए हैं। ठीक है ना, उन पर केंद्रित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जून 2021 में आईसीआईसीआई बैंक ने सीमा पर रोक से आवक प्रेषक के लिए तत्काल सुविधा प्रदान करने हेतु किसके साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर 58 का ऑप्शन बनेगा आपका डी, आपके स्विफ्ट। क्या, यहाँ पर याद रखिए कि आपके स्विफ्ट, यहाँ पर जवाब जो बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, स्विफ्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर डी आपको याद रख लेना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है और अच्छा क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल का क्या नाम रखा गया है। ये 9mm मशीन पिस्तौल है ना, एक भारतीय सैनिक ने ही, ये भारतीय सेना ने ही कह सकते हैं, एक नौजवान थे जिसने यहाँ पर बनाकर तैयार किया है, एक पिस्तौल है। और रक्षा मंत्रालय ने कह सकते हैं जानकारी दिया है, पिस्तौल का नाम है अस्मी। क्या नाम है, अस्मी नाम है इसका। जवाब आपका यहाँ पर नंबर हो जाएगा, अस्मी रखा गया है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है गर्व, आत्मसम्मान, कठिन परिश्रम। अस्मिक मतलब होता है गर्व, आत्मसम्मान, कठिन परिश्रम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसको भी नोट करिएगा, आपके वैज्ञानिक कह सकते हैं, जो आपकी कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है और अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी। तो चलिए बताइएगा फटाफट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी।
तो यहाँ पर 60 का ऑप्शन आपका बी नंबर आपके कानपुर में। याद रखिए मेगा लेदर पार्क की स्थापना कहाँ पर है, तो आपकी कानपुर जिले में की जाएगी। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बी नंबर। याद रखिएगा कि दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली मेगा लेदर टेक्नोलॉजी परियोजना को मंजूरी उन्होंने प्रदान कर दिया है ना। और लगेगी कहाँ पर, तो जो लोग कानपुर में रहते हैं उनको पता होगा, रमईपुर एक गाँव नाम है ना, रमईपुर आपका जो गाँव है, रमईपुर गाँव के पास ही ये स्थापित की जाएगी परियोजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो चलिए 61 का जवाब देना है। 61 का राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा, कौन सा त्योहार है जो आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। यहाँ पर आपका 61 का ऑप्शन हो जाएगा बाली तृतीया। क्या है, बाली तृतीया, ये आपका कह सकते हैं कहाँ मनाया जाता है, तो आपके कहाँ पर, तो आपके त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये विवाहित महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है, मतलब जो महिलाएं विवाहित होती हैं वही ये त्योहार क्या मनाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, इन इरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है। इन इरा ऑफ डार्कनेस नामक जो पुस्तक लिखा है, ये लिखा है तो आपके शशि थरूर। कौन, शशि थरूर। तो ये बुक को भी आप लोग नोट करिएगा क्योंकि ये बुक आपकी पूछी जा सकती है। शशि थरूर है, इसका जवाब बन जाएगा कौन सा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। कलकत्ता में, जो कि वर्तमान में कोलकाता कहते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो की थी वो आपकी किसने की थी। यहाँ पर याद रखिएगा 1931 में। कब, तो आपकी बात कब की है, बात है आपकी 1931 में। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, कौन थे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने ही किया था। और ये कार्य जो है वो सांख्यिकी शिक्षण, सांख्यिकी अनुसंधान आदि के क्षेत्र में इसका किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से सूची फर्स्ट की सूची सेकंड के साथ यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ संस्थान है जिनका मिलान आप लोगों को कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कोई गलत दिया गया हो, अच्छा अनुसार गलत आपको दर्शाया गया, क्या गलत दर्शाया गया है, तो कौन सा गलत दर्शाया गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा गलत दिया गया है। देखिए केंद्रीय भवन निर्माण कहां पर है, भवन में होना चाहिए खिड़की, भवन में होना चाहिए खिड़की, और खिड़की मतलब आपका रोड के, मतलब पहला सही दिया है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र दिया गया है, और शुष्क मतलब आपको पता है कि जो राजस्थान है वहां पर रेगिस्तान है, रेगिस्तान मतलब आपका जोधपुर, आपका ये सही दिया गया है ना। फिर दिया केंद्रीय औषध अनुसंधान, जब भी कभी औषधि आ जाए या वनस्पति आ जाए है ना, या विष अनुसंधान आ जाए है ना, या सुगंधित अनुसंधान आ जाए, हमेशा आपको लखनऊ पहुंचना है। याद रखिए कहां पर, लखनऊ पहुंचना है। जब कभी औषधि आ जाए, सुगंधित आ जाए, वन आ जाए या वनस्पति आए, तो आपके उत्तर प्रदेश में आपके लखनऊ में ही ये आपके अनुसंधान है। तो यहाँ पर गलती कहाँ पर थी, सी नंबर आपका गलती हो जाएगा। वहीं पर केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान कहाँ पर है, तो आपके धनबाद में। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार आपसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। ये बताइए 65 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम जो दिया गया था ये किसे दिया गया था। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है देविका रानी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, देविका रानी को दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था। ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार यहाँ पर 2021 में आपका है वो भी इसके लिए दिया गया है, वो आपके कह सकते हैं किसे, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ये आपके दक्षिण भारत के आपके हीरो हैं है ना, उनको दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इस बार का जो दिया गया है बताइएगा। अगला दिया है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। और काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 9 जनवरी। अब 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके दक्षिण अफ्रीका से आपके 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी स्वदेश से वापस लौटकर आए थे। और पहला प्रवासी दिवस कब मनाया गया, तो ये भी यहाँ पर नोट करिएगा, पहला प्रवासी दिवस 2003 में मनाया गया था। कब, 2003 में मनाया गया था, याद रखिएगा, पहला भारतीय प्रवासी दिवस। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से जोड़ा कौन सा जोड़ा सही दिया है ना, सही जोड़ा का मिलान करना है। कुछ आपके यहाँ पर राजधानियां दिए गए हैं, तो आपको बताइए कि असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी दिसपुर है। क्या भाई, दिसपुर है, मतलब पहला ही पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है, ना कि गुवाहाटी है, इसका क्या है, ईटानगर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये भी आपका गलत हो गया है ना। फिर इसके बाद दिया गया है क्या, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो अगरतला, मतलब सी नंबर जो आपका है ये बिल्कुल आपका सही जवाब राइट हो जाएगा ना। और नागालैंड की राजधानी शिलांग दिया है, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। क्या है, कोहिमा है। इस प्रकार से यहाँ पर सी नंबर आपका कह सकते हैं सही दिया गया था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह आपसे निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। ये बताइए गोवा का लोक नृत्य है वो कौन सा है, 68 में जवाब दीजिएगा। गोवा का लोक नृत्य याद रखिए फुगड़ी। क्या है, फुगड़ी। फुगड़ी कहां पर है, ये है आपका बी नंबर में। फुगड़ी लोक नृत्य आपके गोवा का है ना। बिहू
बिहू कहाँ का है, तो बिहू आपके असम का है, आप लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश। और मार्च जो आपका है, मार्च जो आपका है मध्य प्रदेश का आपका है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये बताइएगा कि कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित आपका है कोडाइकनाल। यहाँ पर आपका कोडाइकनाल तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में पड़ता है। वहां पर कह सकते हैं एक पर्यटन स्थल भी है, पश्चिमी घाट की पलानी पहाड़ियों पर है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट की पलानी पहाड़ी पर स्थित है जो ये पर्वत श्रृंखला है कोडाइकनाल, ठीक है ना, याद रहेगा, पश्चिमी घाट की पलानी पहाड़ी पे पड़ता है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है दक्षिण भारत के प्रांतों की भाषाओं के वर्ग का सही मिलान आपको करना है। यहाँ पर देखिए कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका जवाब देखो, केरल में बोली जाती है मलयालम। क्या? केरल में मलयालम। देख लेते हैं, कोड तो नहीं दिया गया है, अच्छा कोड दिया गया है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर इसी अनुसार करेंगे। केरल में बोली जाती है मलयालम, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल, तो इसका कौन हो जाएगा? तमिल हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। और कर्नाटक में क्या बोली जाती है? कन्नड़। कन्नड़ कहाँ पर है? ये आपका 1 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में क्या बोली जाती है? तेलुगु, है ना, क्या? तेलुगु, तो इसका हो जाएगा 3। तो क्या हो गया? 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहाँ पर है भाई? 2 4 1 3, पहला ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन आपका दिया है गद्यांश, और गद्यांश आज का जो है काफी लाजवाब है, काफी जबरदस्त है। तो देखते हैं इस गद्यांश को पढ़कर क्या इसमें जबरदस्त दिया गया है। देखो, कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वीक्षक मतलब होता है रिसर्च करना, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों, नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई अर्थव्यवस्था या नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतन धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए हैं। किसने? मार्क्स ने कुछ उपाय बताए हैं और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया है। मतलब कह सकते हैं उपाय बताया है मार्क्स ने, लेकिन इनका रूप या कह सकते हैं इनको एक मूर्त रूप जो दिया है वो लेनिन ने दिया है। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए हैं। किसने? रूसो, लास्की ने भी उपाय बताए हैं। उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा है, किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने केवल उपाय ही नहीं बताया बल्कि स्वयं एक निष्ठता से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार कथनी और करनी एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों एवं आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की संजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, वे युग परिवर्तक हो गए और गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। अब यहाँ पर देखते हैं गद्यांश को सॉल्व करके कि क्या आपने यहाँ पर सीखा और क्या आपने यहाँ पर पढ़ा है। चलिए 71 में जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा। उक्त गद्यांश का संबंध किससे दिया गया है? आदर्शवाद से, मार्क्सवाद से, समाजवाद से या कर्मवाद से? इसमें से दिया गया है आपकी कर्मवाद से। अगर आप कर्म करते हो तभी आपका उद्धार होना है, तो कर्मवाद की बात किया गया है। इसमें सिर्फ मार्क्स की बात नहीं की गई है, पूरे गद्यांश में कर्म की बात की गई है ना। अपने आदर्श की बात की गई, अपने आचरण की बात की गई है, अपने साहस की बात की गई है, तो कर्मवाद होता है, ठीक है। अगला दिया गया है, इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है। इसमें लेखक ने क्या वर्णित किया है? तो मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता कारण बताया है। पूरे गद्यांश में आपने देखा कि महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता यहाँ पर बताया है। और अगला दिया गया है कि इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों को विषय में क्या क्या है, जो कुछ आपके यूरोप के कुछ महापुरुष थे उनके बारे में भी उन्होंने कुछ बताया है। क्या बताया है? उन्होंने उपाय तो बताए हैं, उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया है ना। इन्होंने उपाय तो बहुत अच्छे बताया है लेकिन कार्य यहाँ पर छोड़ दिया है। बहुत लोग आप देखे होंगे समाज में कि आपको उपाय बताने वाले बहुत लोग होंगे लेकिन खुद फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे आपने समाज में बहुत देखा होगा ना। उपाय तो बता देंगे, है ना, कि ये कर लीजिएगा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उपाय के साथ साथ अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जाए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है और महात्मा गांधी के बारे में इसमें से बोला गया है क्या। तो यहाँ पर देखो, कह रहा है केवल वो सिद्धांतवादी थे, उनकी कथनी और करने में अंतर था, केवल वे आदर्शवादी थे। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वहां पर सिद्धांत के साथ साथ करनी भी थी, कथनी भी थे, आदर्श भी थे। यहाँ पर ये पॉइंट जो आपका नहीं शब्द है ये आपका नहीं होना चाहिए था, है ना। और अगला दिया गया है, तटस्थ चिंतन से क्या तात्पर्य है। तटस्थ चिंतन मतलब क्या होता है? तटस्थ मतलब होता है निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। क्या? निष्पक्ष होकर सोच विचार करना, ये इसका कह सकते हैं अभिप्राय था, ठीक है। और अगला गद्यांश यहाँ पर आपको दिया गया है, चलिए देख लेते हैं अगले गद्यांश को भी सॉल्व करके, ठीक है। कह रहे हैं आसमान में मुक्का मारना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है ना। बहुत लोग बोलते हैं ना मुक्का मारूंगा, मुक्का मारूंगा, मुक्का मारूंगे, तो देखिए आज मुक्का मारना है। कह रहे आसमान में मुक्का मारना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं समझा जाता है। बिना लक्ष्य के तर्क करना भी बुद्धिमानी नहीं है। हमें भली भांति समझ लेने की आवश्यकता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम जो कुछ प्रयत्न करने जा रहे हैं वह किसके लिए है, साहित्य हम किसके लिए रचते हैं,
इतिहास और दर्शन क्यों लिखते हैं, क्यों पढ़ते हैं, राजनीति आंदोलन किस महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए करते हैं। मनुष्य ही वह बड़ी चीज है जिसके लिए सब यह किया करते हैं। हमारे सब प्रयत्नों का एक लक्ष्य है, मनुष्य वर्तमान दुर्गति के पंख से उद्धार पाए और भविष्य में सुख और शांति रह सके। वह शास्त्र, वह ग्रंथ, वह कला, वह नृत्य, वह राजनीति, वह समाज सुधार जंजाल मात्र है जिससे मनुष्य का भला ना होता हो। मनुष्य आज हाहाकार के भीतर त्राहि त्राहि पुकार रहा है। हमारे राजनीतिक और सामाजिक सुधार से अन्न वस्त्र की समस्या सुलझ सकती है, फिर भी मनुष्य सुखी नहीं बनेगा। उसे सिर्फ अन्न, है ना, अन्न वस्त्र से ही संतोष नहीं होता, इसके बाद भी उसका मनुष्य बनना काफी रह जाता है। साहित्य वही काम करता है। मनुष्य नामक प्राणी तो पशुओं में ही एक विकसित प्रजाति है। मतलब यहाँ पर मनुष्य की तुलना एक पशु से कर दिया है। अगर अच्छा मनुष्य नहीं है, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता है, तो ऐसे मनुष्य को सिर्फ संज्ञा दी जाती है, पशु की संज्ञा दी गई है। यदि मनुष्यता के गुण और उसमें नहीं है तो वह मनुष्य नामक पशु ही है ना, मनुष्य नहीं है। भोजन करना, सोना और वंश जाति, है ना, वंश वृद्धि जैसे काम प्रकृति के द्वारा तय हैं। सच्चा मानव बनने के लिए उसे जो दृष्टि चाहिए उसे पाने में साहित्यिक सहायक हो सकता है ना। तो देखिएगा यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे इंसान के बारे में बोला गया है कि अगर मेहनत करते हो तो ठीक है और मेहनत नहीं करते हो तो आपकी जिंदगी एक जानवर के समान है, खा लेना, लेटे रहना, पड़े पड़े बहलाना, है ना, वही दिया गया इसमें। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। आसमान में मुक्का मारने से तात्पर्य क्या है, तो बताइए। आसमान में मुक्का मारना मतलब क्या हो जाएगा 76 में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, निरर्थक कार्य करना। मुक्का मार नहीं सकते, निरर्थक कार्य हो गया ना। अगला बताइएगा, कह रहा है बुद्धिमानी नहीं है। क्या बुद्धिमानी नहीं है, तो भाई बुद्धिमानी नहीं है क्या, आसमान में मुक्का मारना कोई बुद्धिमानी नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो, है ना। और अगला दिया गया है कि साहित्यिक, कला, नृत्य आदि व्यर्थ हैं यदि उनसे, यह देखो साहित्य, कला और नृत्य ये सभी व्यर्थ हैं यदि उनसे क्या हो, उनसे मनुष्य का हित ना हो। अगर मनुष्य का हित नहीं होता है तो आपकी साहित्य, आपकी कला, आपका नृत्य सब निरर्थक है, सब व्यर्थ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट होगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं आपसे यहाँ पर कि अन्य वस्त्र आदि की समस्याएं हल हो सकती हैं। अन्य वस्त्र आदि की समस्याएं आपकी हल हो सकती हैं, और कैसे हो सकती हैं यहाँ पर बताइएगा। तो सामाजिक सुधारों से, अगर आप सामाजिक सुधार कर देते हैं तो हर एक प्रकार की जो समस्या है ये आपकी हल हो सकती है। यहाँ तो सिर्फ अन्न और वस्त्र की बात की गई है ना। और अगला आपसे दिया गया है, मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा तय कामों में नहीं है। मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा तय कामों में नहीं है। तो भाई 80 वाले में देखो, यहाँ पर वंश की वृद्धि ये तो प्रकृति द्वारा हो रहा है ना, वंश की प्राप्ति हो रही भयंकर। सोना ये भी आपका है, भोजन करना ये है। यहाँ पर 80 वाले में जो डी नंबर आपका है, अन्न वस्त्र की पूर्ति, ये प्रकृति के द्वारा नहीं है, ये कर्म के द्वारा होगा। ये कर्म आपको करना पड़ेगा तभी होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के गद्यांश भी आपके जोशीले भरे थे, दमदार थे, बेहतरीन थे, आपके जीवन से जुड़े हुए थे, आपको मोटिवेट करने वाले यहाँ पर आपके गद्यांश थे। हमने इसे सॉल्व कराया और बहुत ही आसानी से आप लोगों ने भी सॉल्व कर लिया। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर